नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल जनादेश 2024। मैं हूं आपके साथ अभिषेक सिन्हा। चर्चा की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। आज उनके खिलाफ चार्जशीट कर दी है ईडी ने। 5500 पन्नों 5500 पन्नों की चार्जशीट की गई। 5 लोग नामजद बनाए गए, जिसमें हेमंत सोरेन के अलावा उनके मित्र आर्किटेक्ट विनोद सिंह, सीआई भानु प्रताप, हिलेरियस कच्छप और राजकुमार पाहन मौजूद है। 5 के नाम शामिल है। 5 के नाम से चार्जशीट की गई है। चार्जशीट में एक टेक्निकल बात और होती है कि चार्जशीट हमेशा एडिशनल की जाती है। भविष्य में भी जांच जारी रहती है। जैसे जैसे जांच में नाम आते जाएंगे वैसे वैसे जांच में नाम शामिल करते जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही हेमंत सोरेन की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में महाजुटान रैली है, हल्ला बोल किया जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी उस रैली में शामिल होने वाले हैं। दिल्ली में भी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और चार्जशीट को लेकर मसला उठने वाला है। हवा अभी थमने वाली नहीं है, तूफान तेज होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जमीन घोटाला केस में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। हेमंत सोरेन समेत 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट। पीएमएलए कोर्ट में 5500 पेज का चार्जशीट दाखिल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने हेमंत सोरेन समेत 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। पीएमएलए के विशेष कोर्ट में करीब 5500 पेज में चार्जशीट दाखिल किया गया है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। बड़गाई अंचल के तत्कालीन सीआई भानु प्रताप के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल। चार्जशीट में आर्किटेक्ट विनोद सिंह का भी नाम बनाया गया आरोपी। जमीन के मूल रैयत राजकुमार पाहन को भी बनाया गया आरोपी। हिलेरियस कच्छप के खिलाफ भी ईडी ने दर्ज की है अभियोजन शिकायत। बड़गाई अंचल में 8.46 एकड़ जमीन के घोटाला मामले में चार्जशीट। जमीन घोटाला से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बड़गाई अंचल के निलंबित सीआई भानु प्रताप प्रसाद और आर्किटेक्ट विनोद सिंह समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है। पीएमएलए की विशेष अदालत में तमाम साक्ष्य और सबूत के तहत जो है वो चार्जशीट दाखिल किया है। लगभग 5500 पन्ना का चार्जशीट दाखिल किया गया है, जिसमें कुल 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बड़गाई अंचल के निलंबित सीआई भानु प्रताप प्रसाद और आर्किटेक्ट विनोद सिंह समेत अन्य 2 के खिलाफ जो है वो चार्जशीट दाखिल किया गया है। अब जो ईडी के द्वारा चार्जशीट दाखिल किया गया है, उस चार्जशीट पर संज्ञान के बिंदु पर 2 अप्रैल को सुनवाई होगी और 2 अप्रैल को जब अदालत संज्ञान लेगा, उसके बाद न्यायिक कार्रवाई की जो कार्रवाई है वो आगे होगी। जाहिर है न सिर्फ हेमंत सोरेन बल्कि आने वाले दिनों में आर्किटेक्ट विनोद सिंह और जमीन के मूल रैयत राजकुमार पाहन की भी मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। 21 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के 60 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य है। ऐसे में ईडी ने 5500 पन्नों में चार्जशीट फाइल की है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन की भूमिका को विस्तार से बताया गया है। बड़गाई अंचल के अधीन 8 एकड़ 46 डिसमिल जमीन की अवैध तरीका से कब्जा करने की कोशिश जो की गई थी, उसके खिलाफ ईडी को जो जानकारी मिला था, उसके आधार पर ईडी ने कार्रवाई की है। और ईडी की जो कार्रवाई की अगर बात करें तो अप्रैल 2023 में सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन को लेकर के जो छापेमारी की गई थी ईडी के द्वारा, उस छापेमारी में बड़गाई अंचल के निलंबित सीआई भानु प्रताप प्रसाद के ठिकाने पर दस्तावेज का जखीरा बरामद हुआ था। और उस दस्तावेज को खंगाले जाने के बाद, सत्यापन किए जाने के बाद कहीं न कहीं जांच का आंच जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचा था। न सिर्फ हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है, बल्कि बड़गाई अंचल स्थित 8.46 जमीन को अटैच कर लिया है। दूसरी ओर केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन दिल्ली के रामलीला मैदान में अपनी एकजुटता दिखाने जा रही है। 31 मार्च को होने वाली रैली में झारखंड के सीएम चंपई सोरेन के अलावा हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी वहां शामिल होंगी। तो हमको लगता है कि कल का रैली एक ऐतिहासिक क्षण होगा, जब पूरा देश दिल्ली से हुंकार भरेगा कि संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। आप देख रहे हैं कि इस चुनावी अभियान की शुरुआत हो चुकी है। उसके बाद विपक्ष के नेताओं पर लगातार नोटिस आना, फिर दिल्ली सरकार के एक मंत्री पर नोटिस आया ईडी का, जिस एक
स्कैम में 4 लोग अभी अंदर हैं। रामलीला मैदान में आयोजित इंडिया गठबंधन की रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश प्रसाद, तेजस्वी यादव समेत कई नेता शामिल होंगे। जाहिर है रैली में केजरीवाल के साथ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का भी मुद्दा उठेगा, लेकिन बीजेपी ने इस रैली पर तंज कसा है। रामलीला मैदान में भ्रष्टाचारियों की जुटान है। ये पूरे देश भर की जुटान में ये भ्रष्टाचार को हवा देने में ये चाहते हैं कि देश को कैसे लूटे, इसको लेकर के और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण कैसे दें, इस विषय को लेकर के रामलीला मैदान में ये सम्मेलन कर रहे हैं। एक और हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, तो दूसरी ओर हेमंत और केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाने में जुटा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव, राकेश और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव सर पर है। निश्चित तौर पर राजनीति, सियासी पारा चढ़ेगा, सियासी पारा चढ़ने लगा है और इस सियासी पारे को चढ़ने से और तेज बनाया जा रहा है। रोकने की जगह रोकने की जरूरत है, लेकिन चढ़ाया जा रहा है। कहीं ना कहीं महाजुटान रैली कह लें या हेमंत सोरेन पर चार्जशीट कह लें, ये इसके कई राजनीतिक मायने निकलेंगे। समझेंगे अपने अतिथियों से। हमारे साथ कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह जी जुड़े हैं। ऋषिकेश जी, स्वागत है आपका। झामुमो से हमारे साथ डॉक्टर तनुज खत्री हैं। तनुज, स्वागत है आपका। और भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हैं। प्रतुल, स्वागत है आपका। प्रतुल जी, शुरुआत प्रतुल शाहदेव जी से। महाजुटान रैली है कल दिल्ली में। एक साथ INDIA के कई बड़े नेता, कई बड़े चेहरे दिल्ली में दिखाई दे रहे हैं। विरोध है देश की सरकार से, केंद्र की सरकार से। कार्रवाई कर रही है केंद्रीय एजेंसियां। कितने सहमत, कितने नाराज? अगर आप जेनेसिस की बात करें, जो कई हजार वर्ष पहले का घटना था, तो जिस समय मतलब तूफान आने वाला था और एक तरीके से प्रलय आने वाला था, तो कहा जाता है कि नोहा ने एक बोट में हर एक जो जाति, किस्म की जाति के लोग थे और जो जानवर थे, सबको एक ही बोट पर सवार करा लिया। उसमें चूहा, बिल्ली, शेर, खुद नोहा, ये सब लोग थे प्रलय से बचने के लिए। तो कुछ ऐसी स्थिति रामलीला मैदान में कल दिखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो करप्शन के खिलाफ बड़ा मुहिम चला है, उसे घबरा कर जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के केसेस में अक्यूज लोग हैं या जो व्यक्तिवादी पार्टियां हैं, वंशवादी पार्टियां हैं, सब एकजुट हो गए हैं। और एकजुटता भी इनकी बहुत दिन तक टिकने वाली है नहीं। आपने देखा ममता बनर्जी ने किनारा कर लिया जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में, और वो साथ करने की बात करी थी। नीतीश कुमार तो इनको छोड़ के खड़े हो गए। तो जहां कहते हैं कि कोई नीति सिद्धांत नहीं होता, जनता की भी क्या सोच होती है, अभिषेक, आज तक इन्होंने उजागर नहीं किया। हाँ, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर 5, 6, 7 ये हमेशा चलता रहता। झारखंड की बात करें तो 6-7 होगा, 5-6 होगा, और ये कहीं 9-2-11 इन्हें जनता ना कर दे। हमारा मानना है कि भाई आप रैली करें, रैली करने का संविधान ने सबको हक दिया है, लेकिन देश बचाओ, संविधान बचाओ, कौन संविधान बचाओ बचाए? रैली क्या है? अगुवा है भाई कांग्रेस, जिन्होंने 1975 में पहली बार संविधान को सस्पेंड कर दिया था। आज वो संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं। इमरजेंसी में तो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो गए थे। अखबार का पहला पेज जो था वो PRD में जाता था सरकार के, और वहां से स्वीकृति मिलती थी, तब छपता था। तो संविधान को सस्पेंड करने वाले, संविधान का मखौल उड़ाने वाले लोग, जो देश के इतिहास में कभी दोबारा नहीं हुआ, वो संविधान बचाओ, देश बचाओ रैली कर रहे हैं। भाई ये रैली है, चुनावी सीजन है, इनको इनकी अपने अभियान के लिए शुभकामनाएं। लेकिन जैसे जैसे इनको गठबंधन के सहयोगी छोड़ते चले जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई माकूल ये हमारे टक्कर में खड़े दिखेंगे। आप देख लें, जैसे जैसे समय बढ़ेगा हमारा 400 पार का लक्ष्य पूरा होता दिखेगा। और अब तो नॉमिनेशन की भी तैयारी हो गई है, चुनाव की रणभेदी बच चुकी है, और ये दिखता रहेगा। जी चलिए प्रतुल, बने रहिए हमारे साथ। एक बार जुड़ते हैं तनुज से। डॉक्टर तनुज, कल दिल्ली में महाजुटान रैली है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी शामिल होने गए हैं और भी कई बड़े कद के नेता शामिल हो रहे हैं। निश्चित तौर पर विरोध है केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए इससे ठीक पहले, लेकिन ये बड़े चेहरे कोई झारखंड में नजर नहीं आए, जबकि झामुमो लगातार सड़क पर रहा, सड़क से लेकर सदन तक हंगामा होता रहा। देखिए अभिषेक जी, पिछले 31 जनवरी को की जो काली रात थी जी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने संविधान का, कानून का सत्यानाश करने का काम किया, मखौल उड़ाने का काम किया,
एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, एक आदिवासी युवा मुख्यमंत्री को, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, जो लगातार अपने लोगों के लिए काम कर रहे थे, उनको झूठे आरोपों में, जी हां बिल्कुल झूठे मन गढ़ंत पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत, प्रतिशोध के तहत, बदले की भावना के तहत उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया। हम समझते हैं कि कल की बैठक ही क्यों, इसका जवाब झारखंड की जनता जो आने वाले चुनाव है उसमें देने जा रही है। और ना सिर्फ झारखंड की जनता, ये भुलावे में ना रहे, हेमंत सोरेन जी के साथ जो आपने किया और दिल्ली में भी फिर वही घटना आपने अंजाम देने का काम किया, तो आप तो संविधान को तार तार कर रहे हैं, आप तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और आप 400 पार की बात करते हैं। क्या होता है 400 पार? ये माइंड गेम खेलना बंद करिए। देश की जनता उसका आधा भी नहीं आप ला पाइएगा इस बार। क्या बात करते हैं आप? ईडी का इस्तेमाल करके, संवैधानिक एजेंसियों का इस्तेमाल करके, राजभवन का इस्तेमाल करके, और आप जो नेता आपके दल में शामिल हो जाते हैं, छगन भुजबल, ईडी उसका केस वापस ले लेती है, सीबीआई प्रफुल्ल पटेल का केस वापस ले लेती है, हेमंता विश्व शर्मा, नारायण राणे, और बाहर जो पैसा लेकर भाग गए आपके कार्यकाल में, उन पर आप कुछ नहीं बोलते हैं, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में सबसे बड़ा घोटाला है। देश की निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के पतिदेव ने यह कहा कि सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई हुआ है तो वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया है। अब तो चुनाव का समय है अभिषेक जी, अब तो जनता जवाब देगी, इनको साइलेंटली जवाब देगी, क्योंकि ये धर्म के नाम पर, शहीदों के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जनता के बीच में जाने का काम करते हैं। एक नहीं चलेगी इनकी। और जिस एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना तनुज जी, वही एजेंसियां इनको सबक सिखाएगी। बिल्कुल तनुज जी, आपने तमाम खामियां बता दी, भाजपा की तमाम गलतियां आपने बता दी, लेकिन यह नहीं बताया कि केजरीवाल सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी 68 वर्षों के इतिहास में ईडी ने पहली बार किसी पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया। और कल वहां हल्ला बोल है, कई राज्यों के वहां पर कई बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं। मैंने सवाल यह किया था, बहुत मामूली सा सवाल था, कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जेल भेजे गए, झारखंड में एक बड़ा चेहरा INDIA गठबंधन का नहीं दिखा, ऐसा क्यों? क्या हेमंत सोरेन का कद केजरीवाल से कम है? केजरीवाल से छोटे हैं हेमंत सोरेन, जबकि राज्य का सबसे बड़ा नेतृत्व का चेहरा है। देखिए, देखना दिखाना तो देश के चौथे स्तंभ का काम है कि किसको आप कितना दिखाते हैं, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे जी। और कद तो जनता तय करती है। नहीं, हम तो ये मानते हैं, कद तो जनता तय करती है। हम ये मानते हैं कि INDIA गठबंधन से हेमंत सोरेन बहुत बड़ा कद है, बहुत बड़ा चेहरा, ये जनता तय करेगी। हम अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करेंगे। उन्होंने तय कर दिया ना, जनता ने तय किया बिल्कुल। और तो उनकी गिरफ्तारी पर भी कोई नहीं आया तनुज। आने की बात नहीं है, लोग अपनी बात रख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और देश की राजधानी है दिल्ली, जहां से भारतीय जनता पार्टी दम भरती है, और जहां के सिटिंग मुख्यमंत्री के साथ जो करने का काम किया, वहीं से जवाब देंगे हम इनको। ठीक है तनुज, और सिर्फ दिल्ली क्यों, आने वाले चुनावों में, मैं बड़ी बात कह दे रहा हूं आपके चैनल पर, आने वाले चुनाव में झारखंड से जुड़े हुए सभी नेता पूरे देश का भ्रमण करेंगे और सब जगह जा करके बताएंगे कि राज्य में भ्रमण कर लीजिए, सीटें फाइनल नहीं हो रही हैं, देश में निकल जाइएगा, चुनाव कौन लड़ेगा, कौन जीतेगा तनुज जी? चुनाव भी हम ही जीतेंगे। कीजिए ऋषिकेश जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? 2 मिनट रुक जाइए। प्रतुल जी, अपनी बात कम समय में खत्म कीजिएगा, क्योंकि ऋषिकेश जी ने अभी कुछ कहा ही नहीं है। बताएं प्रतुल जी। जी बिल्कुल, ऋषिकेश को हम लोग भी सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले 2-3 पॉइंट्स हैं। इन्होंने नेताओं के परिजनों की बात की, इन्होंने निर्मला सीतारमण जी के पति के बयान का हवाला दिया, तो वही प्रणब मुखर्जी जो कांग्रेस के वरीय नेता थे, कांग्रेस के उम्मीदवार भी थे, जो अंततः राष्ट्रपति बने, उनकी पुत्री शर्मिष्ठा मुखर्जी जी ने तो कहा था कि कांग्रेस का वर्तमान स्वरूप जो है वो पूरे तरीके से नाश हो गया है और अब इनको नया नेता जो गांधी परिवार है उसके बाहर को निकालना चाहिए। तो भाई, नेताओं के परिजनों के अपने विचार होते हैं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, वो विचार उनके विचार हैं। अब ऐसे देखेंगे तो कांग्रेस के कई नेताओं के परिजनों के विचार हैं। जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है, तो आपने एक बड़ी अच्छी बात उठाई कि जिस समय हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी या वो 40 घंटे तक फरार थे, मिस्टर इंडिया की तरह गायब थे, उस समय किसी राष्ट्रीय नेता ने
इस मुद्दे को लेकर रांची आना उचित नहीं समझा। एकाध एक्स पर पोस्ट करके अपनी औपचारिकता पूरी कर दी। लेकिन देखिए, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो पुख्ता सबूत है ना, और हेमंत सोरेन का अगर आप देखें तो इस पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस मामले में ईडी ने चार्जशीट किया, क्या सबूत थे। रैली पर सुन रहा हूं आप लोगों को। बस चलिए प्रतुल जी बने रहिएगा। ऋषिकेश का रुख करते हैं। ऋषिकेश जी, कांग्रेस पर बड़ी जिम्मेदारी है, लोकसभा चुनाव सर पर है, झारखंड में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 13 मई को झारखंड में चुनाव है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें, आप लोकसभा का कांग्रेस ही चेहरा है, जितने भी बाकी आपके घटक दल हैं आपके साथ, चाहे झामुमो हो, राजद हो, भाकपा माले हो, ये सपोर्टिंग सिस्टम है आपका, बड़ा चेहरा आप है। अभी राजनीतिक निर्णय लेने का वक्त है साहब, अभी आपके पास निर्णय डिसीजन लेना है आपको, किस सीट से कौन लड़ेगा, कहां जाएगा। झारखंड में 3 सीट पर ऐलान, बाकी पर घमासान चल रहा है, और आप रैलियों की बात कर रहे हैं, बड़े नेता आपके रैली में शामिल हो रहे हैं, यहाँ प्रत्याशी बांट जो हो रहे हैं, 4-4 सीट फंसी हुई है। देखिए, कल की जो रैली है अभिषेक जी, देश की दिशा और दशा तय करेगी। कल की रैली लोकतंत्र बचाने की रैली है, संविधान बचाने की रैली है। किससे? तानाशाही सरकार से। जहां तक आप झारखंड की बात कर रहे हैं, 3 सीट का टिकट अनाउंस हो गया और कल झारखंड को लेकर सीईसी की बैठक है। कल देर रात तक कांग्रेस के जो बाकी उम्मीदवार हैं उनका भी नाम आपके सामने आ जाएगा। जहां तक भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि 400 पार का नारा है, ये नारा खोखला है। कैसे खोखला, मैं बताता हूं। 2019 का चुनाव का आंकड़ा मैं लेता हूं, अभी पूरी सीट उनकी अनाउंस नहीं हुई है 24 की, 24 का भी मैं बताऊंगा। 19 में 437 सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी, मतलब 543 में 437, 106 में लड़े ही नहीं। 67 सीट में जमानत जब्त हुआ और 15 सीट तकरीबन बड़ी मार्जिन से हारे, यानी कि देश के लगभग 185 सीटों पर ये शून्य है। ये लड़के ही ढंग से 350 सीट पर हैं, तो 400 सीट कहां से आएगी? दूसरी बात, दलों के साथ कहा उन्होंने, एनडीए की जीत कही है, भाजपा ने। दूसरी बात मैं बताता हूं कि इनका जहां से सीट आना था, मैक्सिमम सीट उसमें 90%, 100% तक सीट आया। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, सब में। अब वहां कितना भी तेज दौड़ लें, कितना भी ताकत लगा लें, ट्रेडमिल पर दौड़ने की स्थिति होगी। दौड़ेंगे बहुत तेज, पहुंचेंगे कहीं नहीं। और इस बार जो जनता तय कर चुकी है कि जो तानाशाही सरकार है, इसको यहां से हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। क्यों उखाड़ फेंकेंगे? ईडी को इन्होंने एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बना दिया। पहले ईडी इंफॉर्मेंस डायरेक्टरेट होती थी, अब एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट हो गई। और 11 राज्यों में अभिषेक एक आंकड़ा और सुन लीजिए, 2019 का इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी 300 सीट जरूर लाई, 303 सीट, लेकिन 11 राज्यों में देश का खाता नहीं खुला था। यानी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी का देश का 11 राज्यों में खाता नहीं खुला। बोलिएगा तो मैं नाम गिना दूंगा। नहीं, आप उसका नाम मत गिनाइए, आप मुझे ये बता दीजिए। और एक अंतिम बात बताता हूं कि आपने कहा कि हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के कोई नेता गए नहीं। कल्पना सोरेन जी से राहुल गांधी जी मिलने गए, उनके घर पर मिलने गए और उनको वादा किया इस लड़ाई में, एक लड़ाई में कांग्रेस पार्टी कदम से कदम मिला के आपके साथ रहेगी। और आज भी जेएमएम के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर हर चीज में साथ में है। कदम से कदम मिलाकर तो आप चुनाव लड़ने की स्थिति में भी है। लोहरदगा सीट पर आपने घोषणा की, अब इधर से सुप्रियो भट्टाचार्य कहते हैं कि चमरा लिंडा स्वतंत्र है निजी निर्णय लेने को। प्रतुल जी रुक जाइएगा 2 मिनट। तो ये कैसी घोषणा है और ये कैसा कदम से कदम मिला रहे हैं? देखिए, महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार तय कर दिया। कौन क्या कहता नहीं कहता नहीं, चुनाव कांग्रेस पार्टी लोहरदगा लड़ने जा रही है, कैंडिडेट अनाउंस हो गया। और अगर वहां तो चमरा लिंडा लड़ेंगे तो क्या करेंगे? वो जेएमएम का जिम्मेवारी है कि वो क्या करते हैं चमरा लिंडा के साथ। जेएमएम के विधायक हैं वो। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि चमरा लिंडा जी नहीं लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। और ये मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ सुखद समय है कि वो इसका एंजॉय ले लें। लेकिन चमरा लिंडा जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, लेफ्ट, आरजेडी मिलकर लोहरदगा समेत झारखंड की 14 सीट जीतने जा रहे हैं हम लोग। आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन आप आरजेडी के साथ भी अभी पेच में फंसे हुए हैं। कोई पेच नहीं है, बिहार में सीट का बंटवारा हो गया। अभिषेक, कल आपके सामने सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आज तो आपकी स्थिति लेफ्ट ने खुद कर दी। अभी आता हूं विनोद सिंह पर भी। प्रतुल जी कुछ बोल रहे, 2 मिनट सुन लेता हूं। प्रतुल जी बताएं, जवाब आप ही से है। तो ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं या मैराथन दौड़ रहे हैं, बताएं ऋषिकेश जी को। देखिए, हम ट्रेडमिल पर दौड़ने पर विश्वास नहीं करते हैं। हम बिल्कुल प्राकृतिक आबो हवा में बाहर
सड़क पर निकलकर जमीन पर उतरकर चलना और दौड़ना पसंद करते हैं। ट्रेडमिल पर एयर कंडीशन कमरों में दौड़ना शायद इनको, इनके नेताओं को पसंद होगा। भाई ऋषिकेश जी आंकड़े बता रहे थे, कुछ आंकड़े अपने भी दुरुस्त कर लें। हमने जो 303 सीटें जीती थी ना अभिषेक, उसमें 224 सीटें ऐसी थी जिसमें हमें 50% से ज्यादा वोट पिछले ही बार आया था, और 31 सीटें ऐसी थी जिसमें सेकंड और थर्ड नंबर पे जो कैंडिडेट्स थे उन दोनों के वोटों को मिला दे तो उससे ज्यादा आया था। यानी 303 में जो हमारी 255 सीटें पिछले बार भी थी उसमें कोई हमारी टक्कर में नहीं थी, और हम लोगों ने बड़ा पेनिट्रेशन किया है। साउथ में पेनिट्रेशन किया, वेस्ट बंगाल में हम पहले से बेहतर करेंगे। और चलते चलते कांग्रेस भी एक रियलिटी चेक कर लेना, हमारी तो सहयोगी दलों के साथ 18 राज्यों में सरकार है, और कांग्रेस जो विश्व की सबसे पुरानी, माफ कीजिएगा, नहीं देखिए ऋषिकेश मैं नहीं बोला, बड़े अच्छे माहौल में डिबेट हो रहा है, ऐसे ही चलने देना। तो मैं फाइनली समअप कर रहा हूं बोलकर कि 18 राज्यों में हमारे और हमारे सहयोगी दलों की सरकार है। लेकिन वेस्ट बंगाल में तो कांग्रेस का असेंबली इलेक्शन, अभिषेक मैं असेंबली इलेक्शन की बात कर रहा हूं, मैं खाता ही नहीं खुला था। 40 सीटों में एमपी सीट की तो बात छोड़ दीजिए, असेंबली की एक भी सीट ये नहीं जीते थे। और उत्तर प्रदेश में राजा भैया की पार्टी ने 2 सीटें जीती थी असेंबली में, और कांग्रेस ने भी 2 सीटें जीती थी असेंबली में। मैं लोकसभा की बातें नहीं कर रहा हूं। तो इनको अपने वजूद को तलाशना चाहिए कि 2 बार से फिर गांडे भी फंस जाएगा। अभी लोकसभा चुनाव बने रहिए। अभिषेक एक फाइनल पॉइंट, कांग्रेस की यह स्थिति हो गई कि 2014 के बाद 2019 में भी ये 10% सीटें भी नहीं जीत पाए, जो एक प्रतिपक्ष के नेता के लिए आवश्यकता होती है। तो ये तो प्रतिपक्ष के नेता बनने लायक भी वोट नहीं ला पा रहे, तो इसमें हमारी क्या गलती है? अगर हमारा वोट परसेंटेज देखें तो लगातार बढ़ता गया। पिछले चुनाव में हमें 37.7% वोट आए थे सिर्फ बीजेपी को, अलायंस पार्टनर के साथ मिलकर 45% वोट आया था, और इस बार हमारा 50% से अधिक वोट का लक्ष्य है। लेकिन कांग्रेस तो 20% से भी कम वोटों पर पिछले चुनाव में सिमट गई थी। एक बार डॉक्टर तनुज का रुख करते हैं। तनुज जी, आपके महासचिव है सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने बयान दे दिया है कि एक तरफ वो बता रहे हैं कि हल्ला बोल जो हो रही है, महाजुटान रैली हो रही है, वो लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को बचाने के लिए सब लोग जमा हो रहे हैं। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि कल से चुनावी अभियान भी शुरू हो जाएगा, हल्ला बोल रैली से चुनावी अभियान शुरू कर देंगे। तो एक तरफ देशभक्ति, दूसरी तरफ राजनीति। नहीं, देशभक्ति और राजनीति में क्या दिक्कत है? राजनीति हमें कोई दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत की बात नहीं बोल रहे। भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है उससे? अरे हल्ला बोल हो रहा है, किनके खिलाफ हो रहा है? चंदाखोरों के खिलाफ हो रहा है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा बता नहीं रहे हैं उनके खिलाफ हो रहा है, जो स्विस बैंक से काला धन लाने की बात कहते थे, 8 गुना ज्यादा स्विस बैंक में पैसा जमा हुआ इनके कार्यकाल में, बढ़ गया। जो लाना था वो तो नहीं लाए और बढ़ा दिए, उनके खिलाफ हल्ला हो रहा है। और साथ में चुनाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द भी है जी, इस महाजुटान से दर्द है। अरे आपसे झारखंड फिसलता नजर आ रहा है, आप डरे हुए हैं। और अभिषेक जी, जब एक बार आप हमारे पर आरोप लग रहे हैं कि हम उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं, हम सीटों की शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अपने बैट्समैन को पिच पर भेज रही है और फिर ड्रेसिंग रूम से इशारा करके बोल रहे आ जाओ। अरे वो पैड पहन के, ग्लव्स पहन के उतर गया, हेलमेट दे दिया और प्रोटेक्शन दे दिया उसको, झूठ का, भ्रष्टाचार का, और आप उसको बुला लेते हैं फिर। आ रहा हूं तो इसका और आप जैसे आपके सूत्र होते हैं अभिषेक जी, वैसे तो अब सबको सूत्र रखना पड़ता है। तो और भी सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है कि और अभी ड्रेसिंग रूम से और लोगों को आवाज आएगी कि वापस आओ, वापस आओ। सोरेन की बात कर रहे हैं, सुनील सोरेन की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं और नई बात कर रहा हूं, वो तो हो चुका। जेपी पटेल साहब की भी तो वही पैराशूट लैंडिंग है। नहीं तो उसमें कहां लिस्ट जारी हुई थी, किसको बदला गया? यशवंत सिन्हा ने हजारीबाग से अपना पेज बना दिया था, बाकायदा पेज बनाना अलग होता है, इसका जवाब लेकिन उम्मीदवार का लिस्ट जारी करना अलग होता है। बिल्कुल, लिस्ट जारी करना अलग होता है। मैंने तो अभी भी मैं कह रहा हूं कि धनबाद की टिकट भी कहीं सुनील सोरेन की राह पर ना निकल पड़े। जिस तरीके से कदावर हो रहे हैं लोग और जिस तरीके से एकजुट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मामला फंसता दिख रहा। सरयू राय भी धनबाद के दंगल में कूद गया। प्रतुल जी, आऊंगा आपके पास, लेकिन पहले ऋषिकेश से एक बार पूछ लेता हूं। ऋषिकेश, क्या लगता है ये 3 सीट पर ऐलान, बाकी पर घमासान, लेफ्ट आज अपने आप को खुद से उम्मीदवार घोषित कर देता है, विनोद को बना देता, विनोद सिंह को, कि वो कोडरमा से चुनाव लड़ेंगे। झामुमो कहता है पहले कांग्रेस सारी सीटें कर ले तब हम करेंगे अपनी सीट की घोषणा। पेच दिखाई देती है। आरजेडी बार बार कह रहा है कि नहीं, हम तो 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, हमको चतरा और पलामू दोनों चाहिए। आप कहते हैं कि ऑल इज वेल।
कहीं ना कहीं आप लोग त्याग की मूर्ति बनते जा रहे हैं। लोकसभा गंवा दिया आप लोगों ने, राज्यसभा आप लोगों ने गंवा दिया अपनी सीट, अब कहीं विधानसभा में 4-5 सीट पर तो नहीं चुनाव लड़ने की स्थिति बन जाएगी। अभिषेक, कोई घमासान नहीं है। आपने जिस तरह से देखा कि हमने 3 सीट अनाउंस कर दिया जी, कल सीईसी की बैठक के बाद देर रात तक बाकी सीटों का भी उम्मीदवार को अनाउंस कर दिया जाएगा। प्रतुल जी ने बंगाल का आंकड़ा कल दिया। बैठक करेंगे, रैली में जाएंगे, क्या क्या करेंगे कल वहीं सीईसी की बैठक दिल्ली में ही है, वही रैली करके फिर बैठक भी हो जाएगी। बैठक भी होगी, सारा शेड्यूल बना होता है ना। कोई ऐसा थोड़ा कि रैली में ही एक ही टाइम में दोनों करना है। रैली खत्म होगी कि नहीं होगी? रैली खत्म होगी तो सीईसी की बैठक होगी। इसीलिए पूछ रहा हूँ कि पिछले 72 घंटों से ज्यादा समय से आप लोगों की बैठक चल रही है। देखिए अभिषेक, एक बात और बता दें ऋषिकेश की, आपके प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान था कि हम भाजपा की तरह आधे अधूरे नहीं आते शादी में, हम आएंगे तो 14 बाराती एक साथ लेकर आएंगे। लेकर आप क्या है, 3 आपने टुकड़ों में नाम भेज दिए, उसमें भी एक सीट आपकी फंसी हुई है चमरा लिंडा के साथ। बयान अलग देते हैं, काम अलग होता है। इलेक्शन का एक प्रोसेस होता है, कैंडिडेट का सूची जाता है, स्क्रीनिंग होता है, स्क्रीनिंग में 3 नाम अभिषेक सीईसी में जाता है और सीईसी से एक नाम टिकट के उम्मीदवार के रूप में अनाउंस होता है। आपको कल बताते हैं कि सीईसी की बैठक है झारखंड को लेकर के और टिकट अनाउंस हो जाएगा, कल हो जाएगा। प्रतुल जी ने कहा कि बंगाल में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई। अरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी का केरला में तो आज तक खाता नहीं खुला, वो क्या कहेंगे? दूसरी चीज आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार से इतनी बौखलाई हुई है कि 4 सीटिंग उम्मीदवार का नाम काट दिया। एक उम्मीदवार को टिकट दे करके, जो मोदी का परिवार लिख करके चल रहे थे सुनील सोरेन जी, उनको देखा कि वो हारने वाले हैं मोदी के परिवार, तो उनको भी गुरुजी के परिवार पर डिपेंड होना पड़ा और गुरुजी के परिवार के व्यक्ति को ही टिकट देना पड़ा। यानी कि हार से इतनी बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी की सेटिंग सीट का काट रही है, सांसदों के टिकट काट रही है, साथ में दूसरे दल से आए नेताओं को दे रही है। अरे 400 पार का नारा देने वाली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने पास उम्मीदवार नहीं है क्या? कि आप उधार उम्मीदवार? सवाल तो बड़ा नहीं, सवाल आप भी बोलते हैं, सब लोग सुनते हैं। प्रतुल जी, आपको लगता है कि आप कम बोले, हालांकि आप भी भरपूर बोलते हैं। हार की दहशत इतनी हावी है कि आप लोग ने सुनील सोरेन का नाम पीछे करके सीता सोरेन को आगे कर दिया, गुरुजी के घर से ही एक कैंडिडेट उतार दिया आप लोगों ने दुमका। मोदी के परिवार पर विश्वास नहीं हुआ इनको। नहीं तो फिर से ये बोल रहे हैं, फिर चलिए तो तब आप तीनों लोग रुक जाइए, 2 मिनट एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, वक्त हो गया मेरा, एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद तुरंत लौटता हूं। प्रतुल जी आप ही के पास आ रहा हूं, रुक करते हैं अपने अतिथियों का, चलते हैं प्रतुल सहदेव जी के पास। प्रतुल सहदेव जी, आप कुछ बता रहे थे, जल्दी में बात अपनी खत्म कीजिएगा, वक्त कम है। मैं क्यों अभिषेक, अभी तो मेरी बारी आई है, या किसी दूसरे टॉपिक पर हम जाएंगे? नहीं, अभी हम लोगों को दूसरे टॉपिक पर भी चलना, अभी हम तो महाजुटान में फंसे हुए, अभी हमें हेमंत सोरेन पर चलिए मैं रैप अप करता हूँ, जल्दी रैप अप करता हूँ। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता ही आपके चैनल में कहते थे कि हम पूरी टीम लेकर उतरेंगे। 11 प्लेयर, क्रिकेट मैच से तुलना करते थे, 11 प्लेयर्स और 3 एक्स्ट्रा प्लेयर्स जो होते हैं, यानी पूरी क्रिकेट टीम लेकर मैदान में उतरेंगे। हम आधे अधूरे नहीं उतरते हैं, और ये तो 3 एक्स्ट्रा प्लेयर्स को उतार कर ही मेन टीम का इंतजार कर रहे हैं। भाई, हमने तो अपने 11 उम्मीदवारों की घोषणा आज से लगभग 1 महीने पहले कर दी थी। वो है कैंपेन में भी थे। और सीता सोरेन जी की बात है ना, तो सीता सोरेन जी जो महिला सशक्तिकरण होता है ना, उसकी वो प्रतीक है। उनके पति की बहुत कम समय में मृत्यु हो गई थी, उसके बावजूद तमाम विषम परिस्थितियों में उन्होंने अपनी पुत्रियों को पाला। और जो उनका स्टेटमेंट आया था वो बड़ा ही दिल को झकझोर देने वाला था कि मेरे पति दुर्गा सोरेन की जो मौत थी वो स्वाभाविक मौत नहीं थी। उस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने कहा, साहब हमने 3 बार जामा जिता दिया। अरे आपने जिताया, उस महिला ने खुद से तमाम विषम परिस्थिति से लड़कर जीता। और दूसरी बात, दुर्गा सोरेन जी की मौत के बारे में इन्होंने कहा कि मैंने परिवार के भीतर, सरकार के भीतर इस मुद्दे को हमेशा उठाया, लेकिन गुरुजी के समय तक तो इस बात पर कुछ जवाब भी मिलता था। जब गुरुजी थोड़े बीमार रहने लगे तो इस बात पर जवाब मिलना भी बंद हो गया। तो दुर्गा सोरेन की अस्वाभाविक मौत पर झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों चुप है? अगर इनको लगता है कि कोई इस मौत में राज नहीं है तो इसकी जांच के आदेश दें। वो बड़ी बहू है। ये बढ़िया पॉलिटिकल करवट है कि एक तरफ हेमंत सोरेन का जेल जाना एक विक्टिम कार्ड चल रहा है, तो दूसरी तरफ दुर्गा सोरेन की मौत की गुत्थी एक सिंपैथी कार्ड अब आ गई है। अब दोनों के बीच टक्कर होनी है, संथाल को अभिषेक
अभिषेक पत्नी को पूरा हक है, अगर उनको लगता है कि उनके पति की मौत स्वाभाविक मौत नहीं थी, इसके खिलाफ साजिश थी, तो इसकी जांच करने के आदेश देने में सरकार को किस बात का डर? क्या सरकार को क्या डर लग रहा है? किन लोगों के नाम सामने आ सकते हैं? क्यों सरकार प्रथम बहू है? आप जो कहेंगे एक बात और बता दीजिए कि हेमंत सोरेन के खिलाफ ये दावे थे कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बाकायदा INDIA गठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, ये दावे किए गए, कोई सबूत नहीं है। 5500 पेज का चार्जशीट आज किया है ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ। 5 और आरोपी हैं उसमें, भानु प्रसाद भी आरोपी है, राजकुमार पाहन भी आरोपी है, हिलेरियस कच्छप भी आरोपी है, और सबसे गंभीर बात कि उसमें आर्किटेक्ट विनोद सिंह भी आरोपी बनाए गए। ऋषिकेश, अभिषेक, सबसे पहले मैं सीता सोरेन जी पर कुछ बोलना चाहता हूं। जल्दी बोल लीजिएगा, उसके बाद हेमंत सोरेन पर बताइएगा। बताएं। सीता सोरेन जी पर CBI का केस चल रहा था अभिषेक जी, हाई कोर्ट से याचिका रद्द होती है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दबाव बनाया कि जेल जाना है कि भाजपा में जाना है। बेचारी डर गई, भारतीय जनता पार्टी में चल गई। अगर भारतीय जनता पार्टी उनके लिए इतनी चिंतित है, अगर भारतीय जनता पार्टी उनके लिए इतनी चिंतित है, अगर भारतीय जनता पार्टी उनके लिए इतनी चिंतित है, तो आज घोषणा करे कि सीता सोरेन जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री को उम्मीदवार घोषित करे। जनता तय करेगी कि तानाशाही सरकार जिसको जेल में डाला है भाजपा में जाने वाले। 2 मिनट मुझे किसी भी महिला के बारे में, अरे आदिवासी को जेल में डाल के आज आदिवासी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। सम्मानजनक आदिवासी मुख्यमंत्री को षड्यंत्र के तहत जेल में डालते हैं और आदिवासी का विक्टिम कार्ड खेलते हैं। आप तो एक सुनील मैं भी चैनल की तरफ से विरोध जता रहा हूं। रुकिए प्रतुल जी। ऋतिकेश जी, किसी भी महिला के बारे में अगर टिप्पणी क्या टिप्पणी किया मैंने? डरी हुई है, इसीलिए पार्टी जा रहे हैं। मुझे अभिषेक जेपी पटेल आपके साथ आके शामिल हो जाते हैं तो वो स्वागत है। जेपी पटेल पर हमने क्या दबाव डाला? हमारे पास कौन सी संस्था? दबाव डालने की टिकट नहीं मिला तो आपने टिकट नहीं दिया। टिकट देना पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का काम है। क्या जनता नहीं देख रही है? हाईकोर्ट से याचिका रद्द हुआ कि नहीं हुआ, आप बता दें मुझे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। सीता सोरेन जी बोल रहे हैं नागपुर से मीडिया के सामने के विधायक ऋषिकेश जी, आप मेरे जी बोल रही हैं उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करे। मुझे सुन विरोध मुझे जताने दे, मेरी जगह मैं विरोध जता रहा हूं। ऋषिकेश जी सुन ले गंभीरता से, आप भाजपा पर आरोप लगाए, मैं कहीं विरोध नहीं करूंगा। आप ये बोल रहे हैं कि ईडी का जो है दुरुपयोग हो रहा है, मैंने एक शब्द नहीं कहा। कोई भी महिला हो, मैं केवल सीता सोरेन की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी महिला के विषय में डर कर पार्टी छोड़ रही है, उनका अपना दुख है, उनकी अपनी पीड़ा है। होता है अभिषेक माफी मांगवाइए कांग्रेस से, उस टिप्पणी पर अभिषेक माफी मांगवाइए कांग्रेस से। एक महिला पार्टी में ले जाते और माफी का मांग करते हैं। प्रतुल जी, माफी मांगवाना मेरा मकसद नहीं, लेकिन जनता है, आप जनता तय करेगी। आप तीनों लोग न्यूज़ 11 की जमीन पर बैठे हैं, जनता आपको देख रही है। ऋषिकेश जी, इतना आपको बता दूं कि कुछ ट्वीट्स निकाल कर दिखाऊं आपको पोस्ट पर एक्स के। कल्पना सोरेन जो आपके हेमंत सोरेन का ट्विटर हैंडल इस वक्त हैंडल करती हैं, उन्होंने दुर्गा सोरेन को लेकर पोस्ट किया था, जिसके बाद सीता सोरेन और उनकी बेटियों के ट्वीट आ गए थे। साफ तौर पर कहा था उन्होंने कि नाम का पोस्टर का दुरुपयोग ना करें, साफ तौर पर। और उसमें इतना समय भी नहीं था कि नागपुर और कानपुर कहीं से ट्वीट मंगवाया जाता। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा था, ऋषिकेश जी आ रहा हूं तनुज जी, उन्होंने ये कहा कि मेरी जुबान ना खुलवाए नहीं तो कई लोगों का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। तो इसको आप डरे हुए सोने हुए का नाम नहीं। दुर्गा सोरेन जी, आप फिर से दुर्गा सोरेन जी के भाई हेमंत सोरेन जी है कि नहीं है? हमें कब अधिकार है कि नहीं है हेमंत सोरेन जी का अपने भाई? आप मुझे जवाब दें। आप सबूतों की मांग आप लोग कर रहे थे। आप कहते हैं कि ईडी जो है दबाव देती है। ईडी एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है। 5500 पेज का चार्जशीट आज ईडी ने कोर्ट में दिया है, एक्सटॉर्शन का दिया है। ऋषिकेश देखिए, संतरा देखें, आ रहा हूं प्रतुल जी। संतरा का छिलका उतारने के बाद जूस निकाला जाता है।
मैं जो ये जमीन विवाद है उसका एक एक दर पर उठाता कहाँ से हूँ। ये संतरा राजकुमार जूस, पाहन जी। जिसको एक्यूज बनाया गया, अरे ये आपने भी लोग नाम संतरा लिया, खाने वाले बीच लोग में हैं। बोलते रहेंगे दूसरा संतरा का जूस निकलने लगा, प्रतुल जी, नया प्रतुल संतरा आ गया जी, बीच में। आप ही कहते हैं अपने अपनी बारी पे बोल लेने दें। मैं जरा हेमंत सोरेन के चार्जशीट पर समझना चाहता हूं कांग्रेस का क्या पक्ष है। राजकुमार पाहन बात देखिए, एक मिनट संतरा चुप ही नहीं होंगे। ऋषिकेश जी एक मिनट। प्रतुल जी, बात घूम गई थी दूसरी तरफ, बात को वापस हम लोग अपने डिबेट के विषय पर ले आते हैं। 2 मिनट समय दे, ऋषिकेश बात पूरी कर रहे हैं, फिर आप बात पूरी करेंगे। राजकुमार पाहन जिनको इस जमीन विवाद में ऋषिकेश एक्यूज से बनाया पिछले गया, 10 मिनट से आप उन्होंने बात कर एक्स रहे हैं, पर क्या अभिषेक। वीडियो डाला बाकी पैनलिस्ट कि को उन मौका पर दें, दबाव जमीन ईडी पर डाल बात रही है कि वो करें। हेमंत सोरेन जी का नाम लें। आप राजकुमार पाहन का एक्स ट्वीट देख लीजिए, वो तो खुद आरोपी है, आरोपी क्या बोलेंगे? आरोपी बनने आज नाम आया उनका चार्जशीट में, अभिषेक, कल का वीडियो आप देख ले कि ईडी दबाव बना रही है और जमीन उनके कब्जे में आज भी है। तो आप ये अगर बताएं कि आप आज सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, चार्जशीट हुआ है, जनता ऋषिकेश। तक बात जाने दीजिए। उन्होंने कहा कि जमीन उनके कब्जे में है, जमीन का नेचर भूइहारी है, भूइहारी जमीन का नेचर जवाब मैं दे देता हूं, आपके पास है ऋषिकेश का बोलने ही नहीं जवाब? देंगे। जब हम इनका सारा चीज बताने लगे तो बोलने ही नहीं आपके देंगे। पास ऋषिकेश जी का जवाब है? राजकुमार पाहन ने जो बयान दिया, आपके पास जवाब है? प्रतुल जी, प्रतुल जी पूरी बात होने सुन दीजिए, लीजिए, पूरी सुन जवाब लीजिए, एक साथ आप दीजिएगा, जवाब आपको दीजिएगा, मौका नहीं तो दिया मैं जाएगा। जवाब दूंगा 10 ऋषिकेश को। मिनट से बोल रहे हैं। अरे आप ऋषिकेश, प्रतुल जी आप बात सुन घूम लीजिए, गई थी, पूरी मैं बात का फिर एक साथ जवाब सुन दीजिएगा। लीजिए, आपको हेमंत तो- सोरेन पर बोल रहे थे, 2 मिनट का समय देते हैं। ऋषिकेश जी बताएं, राजकुमार पाहन ने जो बोला वो मैंने भी सुना। आप मुझे ये बताएं, चार्जशीट आज दायर हुई है, तो क्या आज ही राजकुमार पाहन से पूछताछ हुई होगी, आरोपी बनाए गए चार्जशीट होंगे? के बारे में भी मैं आपको बताता हूं। कल चार्जशीट 60 दिन के पहले दायर नहीं होती तो बेल मूव करने पर बेल मिलती। केंद्र सरकार के दबाव में ईडी ने 60 दिन से एक दिन क्या? पहले चार्जशीट कानून दायर है करती ऋषिकेश है। जी, ये कानून है। सुनिए, 60 दिन के इसके अंदर बाद सुन चार्जशीट लीजिए, वो दायर जमीन करना भूइहारी कानून थी है। अभिषेक। भूइहारी जमीन का ना तो नॉन ट्रांसफर होता है, न तो आप पट्टा जिला होता है, न प्रशासन से खरीद बिक्री पूछे होती ना। है। आप और जिला झारखंड प्रशासन से में पूछे कि झारखंड इसमें में भारतीय कैसे कर जनता दिया गया? पार्टी की सरकार थी, पहले झार भूमि पोर्टल लाई थी। अगर जमीन राजकुमार पाहन की है तो पोर्टल में कब छेड़छाड़ हुआ? हेमंत सोरेन की होगी जमीन। प्रतुल से पूछते हैं, राजकुमार पाहन की जमीन अगर है तो पोर्टल में कब छेड़छाड़ हुआ? बताए प्रतुल जी। ईडी 5500 में कहीं बताया 5500 पन्ने में कि ये हेमंत सोरेन की जमीन है? पढ़ नहीं पाया हूँ 5500। मैंने पढ़ भी आया है, मैं बता रहा हूँ आपको। लगेगा, थोड़ा सा समय दीजिए, बताए। अरे यार अभिषेक, अब मुझे बोलने दें। बोले प्रतुल। अब हम भी टोका क्या बोलना चाह रहे हैं बताएं पहले आप। सुन ले तो मैं सुन रहा था जी। देखिए, सबसे पहले मेरी गहरी आपत्ति है कि एक आदिवासी महिला सीता सोरेन जी के बारे में इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की कि क्या वो डर टिप्पणी गई। मैंने गलत आदिवासी की? महिलाएं यहाँ शक्ति की देखिए, फिर बीच में बोल रहे हैं अभिषेक। आप भी तो बोल रहे थे लगातार, आप भी बोल रहे थे, आप भी बोल रहे थे, दूसरे में कोई बात था। सोरेन यही मना करता हूं, आप लोग सब एक आप दूसरे बोल रहे थे तो बुलवा ले ऋषिकेश जी, उन्हीं से गलती ना करें। इन्हीं से बुलवा ले वो नहीं, गलती किए थे कि नहीं बीच में बोल बोल करके? नहीं, मैंने चुप करा। देखिए, आप आप बुलवा आपसे भी ले, आग्रह कर रहा हूं, बुलवा उनसे भी ले। आग्रह चलिए, कर रहा बोलिए। हूं। चलिए बोलिए। नहीं तनु जी, आप तो समझदार, आप डॉक्टर लगा हुआ देखिए, है। सीता आपसे सोरेन बाकायदा जी- पूरी तरीके से नियमित है आप। बताएं प्रतुल जी। प्रतुल जी सीता बताएं। सोरेन जी ना सिर्फ सोरेन परिवार की मां समान बड़ी बहू हैं, बल्कि 3 बार की विधायक हैं। उनके बारे में कहना कि उनको डराकर शामिल करा गया, मुझे लगता है यह पूरे समस्त आदिवासी समाज का अपमान है, आदिवासी महिला का अपमान है। और कांग्रेस तो आदिवासियों के साथ इस तरह की प्रताड़ना करती रही है ना। ये वही कांग्रेस थी जिसने शिबू सोरेन जी को एक फर्जी मामले में फंसाया था, जेल भेजा था, बाद में शिबू सोरेन जी उस मामले से बरी हो गए थे। लेकिन आज देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उसी पैनल में बैठी है, कांग्रेस भी उसी पैनल में बैठे हैं जिसमें वो सीता सोरेन जी का अपमान कर रहे हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के खैर प्रवक्ता की जब बारी आएगी तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि सीता सोरेन की जी के बारे में जो अभद्र टिप्पणी उसका जवाब देंगे। और जहां तक प्रतुल जी, आप लोग भाजपा जो इतना सम्मान दे रही है, आपके प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी का भी एक बयान सुना दूं क्या? आपके पार्टी में आने से पहले सीता सोरेन पर जब सीबीआई का मामला आया था, लोकपाल का मामला जब आया था, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था परिवार को कहा कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा था कानून अपना काम करेगा। बिल्कुल काम करेगा। सोरेन परिवार के समस्त लोगों पर आरोप था। तनुज जी, अभिषेक अब मुझे अभिषेक मुझे 1 मिनट से दीजिए अब हेमंत सोरेन के केस में, सिर्फ 1 मिनट, फिर तनु से जितनी मर्जी बोल ही लेने दीजिए। आप मुझे 5 मिनट ले लीजिएगा। बताएं प्रतुल जी। हाँ बिल्कुल, मैं नहीं टोकूंगा। 8.5 एकड़ के जमीन का कब्जा था और ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। 4.55 एकड़ सेना की जमीन पर अवैध कब्जे के लिए जब छापा पड़ा भानु प्रताप अंचल कर्मी के घर में, तो वहां से डॉक्यूमेंट्स निकले कि किस तरीके से
हेमंत सोरेन जी ने इस जमीन को हड़पने की साजिश की। ये कहते नाम नहीं है साहब, हम भी तो कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी का नाम नहीं है। और बेनामी संपत्ति तो वही होती है ना जिसमें नाम नहीं होता। और क्या होता है बेनामी संपत्ति? जिसमें आप बिना किसी नाम के ले लें। और देखिए ये 14 अगस्त को हेमंत सोरेन जी को समन किया ईडी ने अपीयर होने के लिए, और 16 अगस्त को पाहन जो तथाकथित रूप से उस जमीन के ओरिजिनल डीड होल्डर बताए जाते हैं वो अपील करते हैं। सिंक्रोनाइज देखिए, 15 अगस्त छुट्टी, 16 अगस्त को अपील करते हैं लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कि जमीन मुझे रिस्टोर किया जाए। और 29 जनवरी को जिस दिन हेमंत सोरेन जी का ईडी का छापा पड़ता है, लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट बिजली की रफ्तार से काम करते हुए वो लैंड को रिस्टोर कर देता है उस ओरिजिनल लैंड ओनर को। यानी पूरी की पूरी दाल काली थी। अगर दाल काली नहीं थी तो इनके समन के एक दिन के बाद वो जमीन क्यों उसकी वापसी का केस दर्ज हुआ, और जिस दिन रेड होता है वो जमीन वापस हो जाता है। तो बेनामी संपत्ति का पूरा कंसेप्ट यही है, दस्तावेज में बड़ी हेरफेर हुई है। और इन्होंने बिल्कुल सही कहा, भूमिहीन जमीन का ट्रांसफर नहीं होता। उसके बाद किस तरीके से ये इसका पूरा ट्रांसफर का खेल खेला गया। ईडी के आप चार्जशीट को आने दीजिए। जिस तरह लालू प्रसाद पर चार्जशीट हुआ था ना, लोग ऐसे हंसते थे कि साहब 3 ट्रक में चार्जशीट आया हुआ। लालू को 1, 2, 3 नहीं 5 केसेस में सजा हो गई। देखिए आपने गलत किया तो बचेंगे नहीं। और जिस तरीके से बेनामी संपत्ति, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो बिना नाम के आप अपने नाम के अलावा दूसरे के नाम पर कब्जा करते हैं वो बेनामी होती है। और इंतजार कीजिए अभिषेक, फिलहाल पावर फेलियर है या थोड़ा शायद, हाँ, तो ये आपको जरूर इसकी सच्चाई दिखेगी। फैसला आने दीजिए। और ये तो सुप्रीम कोर्ट गए, इंटरटेन नहीं किया, हाई कोर्ट गए, वहां इंटरटेन नहीं हुआ, पीएमएलए कोर्ट गए, वहां से भी बेल नहीं मिला। और अभिषेक इन्होंने आज तक बेल क्यों नहीं फाइल किया, रिमांड को क्यों नहीं चैलेंज किया? अब आते हैं डॉक्टर तनु से समझते हैं। तनु जी, पहला सवाल, हेमंत सोरेन ने बेल मूव नहीं किया एक बार भी अभी तक, ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि भूइंहरी जमीनें, अभी ऋषिकेश ने कहा कि भूइंहरी जमीन का दाखिल खारिज नहीं होता। जिस जमीन का दाखिल खारिज नहीं होता उसका एसएआर के यहां जमीन वापसी के लिए मुकदमा कैसे दर्ज करा दिया गया, और एसएआर ने मुकदमा रिसीव करके ऑर्डर भी दे दिया, और जब दाखिल खारिज होता ही नहीं है तो जिला प्रशासन ने रिस्टोर कैसे कर दिया उस जमीन को, जिसके लिए अधिकृत है ही नहीं जिला प्रशासन। अभिषेक जी, लगभग बहुत लंबे समय से मैं आप सुन रहे हैं, मैं बिल्कुल सुनूंगा आपको पूरे संयम। मैं चुप होकर के बहुत सी चीजें सुन रहा था जी, और हम लोग भी बिल्कुल सुनेंगे। तनुज आप बोले। शुक्रिया, अब प्लीज बीच में ना बोलेंगे। बहुत संयम से, शांति से हम सुन रहे थे। बार बार एक नाम को बीच में लाया जा रहा था, और वो कोई मामूली नाम नहीं। आदरणीय सीता सोरेन जी आदरणीय गुरु जी की बहू है, सोरेन परिवार की सबसे बड़ी सदस्य है। और जहां वो आज है, जितना सम्मान उनका जब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में थी तब था, और उतना ही सम्मान आज वो जहां भी हैं, आज उससे ज्यादा सम्मान उनका है। भारतीय जनता पार्टी उनके नाम का इस्तेमाल करके कुछ भी बोले, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी उनसे भी अगर कुछ बुलवा लेगी ना, हम एक शब्द भी नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। मतलब आप नहीं कहेंगे कि डर के गई हैं? हम कुछ नहीं कहेंगे। हमने सब कुछ जनता के हवाले कर दिया है। परिवार का सदस्य है, कोई मोदी का परिवार तो नहीं हो जाएगा ना, रहेगा तो गुरुजी का परिवार ना। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह इतना निचले स्तर पर नहीं जाएंगे कि महिला का नाम लेकर के राजनीति करें, बिल्कुल नहीं जाएंगे। मैं इसी बात से खत्म करता हूं कि उनका सम्मान जहां जितना था, जहां भी है वहीं उनका सम्मान रहेगा, हमारे दिल में और एक एक कार्यकर्ताओं के दिलों में। अब आते हैं आपके दूसरे मुद्दे पर, हेमंत सोरेन। स्पष्ट रूप से राजकुमार पाहन जी का वीडियो भी जारी हुआ। हम तो चाहते हैं कि आप अपने पीसीआर टीम को कहें कि वो वीडियो भी एक बार चलाएं कि कैसे उन्होंने बताया कि ईडी ने उन्हें उस राजकुमार पाहन जी को धमकाया कि हेमंत सोरेन जी का नाम लो, और वो वीडियो में खुल के बोल रहे हैं कि जमीन उनकी है, उनके पूर्वजों की है, वो उसमें खेती बाड़ी करते आए हैं। स्पष्ट हो गया। और जमीन की बात जितना मैं समझता हूं, जितना मैं समझ पाया हूं, मनी लॉन्ड्रिंग कहां से आ गई, इसमें मनी ट्रायल कहां से आ गया, उतना तो मैं आपको बता सकता। नहीं, आपको बताना नहीं है, ये तो बताना ईडी को है। हाँ, ईडी तो बता ईडी बताएगी। और बिना सबूत के चार्जशीट जमा हुई ना,
जी। होना वो तो कानूनन है, 60 दिन में करना है, न्यायिक है, वहां पे बहस होगी। चलिए बहस होगी ना। मेरा सवाल ये, हम वहां भी जीतने का काम करेंगे। बिल्कुल जीतिए आप लोग, शुभकामनाएं है। मेरा सवाल ये है कि एक तरफ वीडियो आता है, वो कह रहे हैं कि जमीन मेरी है, मेरा कब्जा है, परदादा दादा से मैं रह रहा हूं। फिर दूसरी तरफ वही जाते हैं एसआर कोर्ट में और कहते हैं कि जमीन हमको वापस, किससे वापस मांग रहे थे? फिर देखिए, पहली बात तो इस पर भारतीय जनता पार्टी को पूछिए ना कि जब वो व्यक्ति खुद कह रहे हैं कि मेरी जमीन है, सॉरी नहीं कोई नहीं, बताएं, डायरी रखा हुआ, उस पर ही मैंने हाथ चलाया। जी जी, बीजेपी के नेता नहीं थे इसके नीचे। मैं यही कह रहा हूं कि जब वो व्यक्ति खुद कह रहे हैं, ऐसी टिप्पणी ना करें। अरे आप पर टिप्पणी नहीं की, आप तो स्टूडियो में भी नहीं है। तो बहरहाल जब वो खुद व्यक्ति वो कह रहे हैं कि मेरी उनकी जमीन है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी लाए सबूत दिखाए। भारतीय जनता पार्टी तो आरोप तो भारतीय जनता पार्टी लगा रही है ना। ईडी के तो प्रवक्ता यहाँ पे नहीं बैठे हुए हैं कि उनसे हम बात करेंगे। तनु जी, मैं ये कह रहा हूं कि जमीन आप ही कह रहे हैं। अभी ऋषिकेश, चलिए मैं ऋषिकेश से पूछ लेता हूं। ऋषिकेश, आपने कहा कि रैयत है, आ रहा हूं प्रतुल जी, आपके राजकुमार पाहन की जमीन है, उनका वीडियो आया है। भुइयारी जमीन है, आपको आपने ये भी कहा कि दाखिल खारिज नहीं होता। जब जमीन उनकी, उनके दादा की, उनके परदादा की, दाखिल खारिज भी नहीं होता, कब्जा किसने कर लिया? किससे जमीन वापसी के लिए उन्होंने केस दर्ज करा दिया एसआर कोर्ट में? और एसआर कोर्ट ने सेम डे को, जिस दिन एसआर कोर्ट का आदेश आता है, जिला प्रशासन की फुर्ती देखिए, उसी दिन रिस्टोर भी कर दिया, जमीन पर कब्जा भी हो गया। अभिषेक, आज चार्जशीट दायर हो गया। जिस दिन ईडी का रेड हुआ, वो उस पे आऊंगा ऋषिकेश। अभिषेक, आज चार्जशीट दायर हो गया जी। न्यायालय में ईडी बताएगी, सारी चीजों को बताएगी। भारतीय जनता पार्टी को तो विश्वास ईडी पर है, ईडी बताएगी। मैं बताता हूं अभिषेक कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार ईडी का दुरुपयोग करके अति कर दिया, और अति का अंत बहुत भयानक होता है अभिषेक। इसलिए कहा गया है, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ये देश अतिवाद को पसंद नहीं करता है, और जिस तरह से अतिवाद भारतीय जनता पार्टी ईडी का दुरुपयोग करके कर रही है, 10 सालों में महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था पर फेल हो गए मोदी जी। तो 10 सालों में पूरे देश का मोह कर दिया, और ईडी का दुरुपयोग लगातार करते जा रहे हैं। बता दीजिए कि राजकुमार पाहन की जमीन को राजकुमार पाहन ने विनोद सिंह को दिया था क्या? जो विनोद सिंह ने उस पर बाकायदा बैंक्वेट हॉल का नक्शा बनाकर हेमंत सोरेन को व्हाट्सएप कर दिया था। चैट सार्वजनिक है, आपने भी देखा होगा कोर्ट में जमा। ईडी और भारतीय जनता पार्टी से पूछे, लेकिन जो जमीन भूइहारी है, जिसका दाखिल खारिज नहीं हो सकता है, नाम ट्रांसफर नहीं हो सकता है, न पट्टा हो सकता है, उसको वो जमीन पदाधिकारी से पूछिए, भारतीय जनता पार्टी और ईडी से पूछिए। और ईडी चार्जशीट दायर की है, तो ईडी बताएगी कोर्ट में कौन दोषी है, कौन आप बता दीजिए कि जो जमीन भूइहारी है, राजकुमार पाहन किससे वापस मांग रहे थे? मैं यही जानना चाहता हूं। हेमंत सोरेन जी का जो लोकप्रियता से घबरा के नाम उसमें जोड़ा जा रहा है, बताना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जनता करारी जवाब देगी। 24 में इनको हार का सामना करना पड़ेगा। राजकुमार पाहन जमीन मांग किससे रहते हैं? भूइहारी जमीन का, जिस जमीन का दाखिल खारिज नहीं होता, वो जमीन जिला प्रशासन के नियंत्रण में नहीं आता। ये तो तय है, इतना ज्ञान तो सब लोगों को है, जो भी राज्य के लोग हैं, देश के लोग हैं, वो ये जानते हैं। वो पाहन की अपनी जमीन होती है, उसकी निजी जमीन होती है, उसका रसीद वो खुद काटते हैं। भूइहारी जमीन का यही सिद्धांत है। तो जो जमीन जिला प्रशासन के दायरे में ही नहीं था, उस जमीन को राजकुमार पाहन जिला प्रशासन से मांग रहे थे, और जिला प्रशासन एसआर कोर्ट ने निर्णय भी दे दिया, और जिला प्रशासन ने उसको रिस्टोर भी कर दिया। ये कैसे हो गया भूइहारी जमीन में? ये जरा आप बता दें, आप तो काफी पुराने यहाँ के जमीन से संबंधित समझते हैं। देखिए, ये क्या होता है ना कि आपने खुद बताया भूइहारी जमीन का नेचर, ये ट्रांसफर हो नहीं सकता, और इसका रसीद सरकार काटती नहीं, इसका रसीद तो पाहन काटता है। फिर आपने सही वाजिब पॉइंट उठाया कि आखिर ये वापसी किससे मांग रहे थे, किसने अवैध कब्जा किया था? तो साहब, अवैध कब्जा कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के लोगों का था। तभी ना जो आपके चैनल ने भी दिखाया था, वो बैंक्वेट हॉल का नक्शा, वो शानदार बैंक्वेट हॉल, 6000 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन, एकदम स्टेट ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो ये आखिर क्या था? ये जमीन पर कब्जा करने की कोशिश नहीं थी तो क्या थी? और सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखिए ना, मैंने तो पहले भी बताया ना कि 14 तारीख को, 14 अगस्त को हेमंत जी को सम्मन होता है, और 16 को पाहन एक एप्लीकेशन देते हैं कि जमीन वापसी हो। और अभिषेक, दूसरा चीज क्या होता है ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी। जिस तरीके से ईडी की जिस दिन रेड चल रही थी, हेमंत सोरेन जी से पूछताछ हो रही थी रांची में, इन्होंने तुरंत एक SC/ST केस करवाया, जिसमें हाईकोर्ट ने स्टे भी कर दिया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भी और किसी गिरफ्तारी को भी, और उसमें होम सेक्रेटरी और DGP को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया।
और दोनों ने मना कर दिया। होम सेक्रेटरी साहब पे तो बेचारा कोई कानून का ऐसा प्रभाव नहीं था, उनको हटा दिया, लेकिन डीजीपी साहब प्रकाश सिंह के सुप्रीम कोर्ट को जो था उसके दायरे में थे, इसलिए वो हटा नहीं सकते थे। तो ये पहली गड़बड़ी उन्होंने वहां कर दी। और दूसरी गड़बड़ी एक सब जुडिस मैटर है, आज ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया, वो प्रारंभिक चार्जशीट, पीसी प्रारंभिक चार्जशीट दाखिल किया और एक वीडियो आ जाता है पान का। जी बिल्कुल। तो अब एक इसके बीच में एक वीडियो का आना और ये कहना कि ईडी ने दबाव डाला, तो क्या आप कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं? क्या आप कोर्ट पर प्रेशराइज कर रहे हैं? क्या अब तो राजकुमार पान से पूछेंगे, सब तो सवाल पूछेगी, कोर्ट भी पूछेंगे, कोर्ट मानेंगे। चलिए, समय की पाबंदी है, डॉक्टर तनुज के पास चलते हैं। इस मैटर में वीडियो प्रतुल जी, अब आखिरी समय आ गया, 2 मिनट बचे हमारे पास। तनुज खत्री का रुख करते सीधे तनुज जी आपके पास आ रहा हूं। प्रतुल जी, बस एक एक करके आपके पास आ रहा हूं। तनुज जी, हेमंत सोरेन जेल में है, लोकसभा चुनाव सर पर है, और ऐसे समय में नेतृत्व को कितना मिस करेगी झामुमो? INDIA गठबंधन बिखरा बिखरा सा महसूस हो रहा है। जब तक सीट फाइनल ना कर दें आप लोग, प्रत्याशियों के नाम की घोषणा ना कर दें, एकजुटता नजर नहीं आएगी। देखिए, मिस तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उनको। आज भी जेल में भेज दिया षड्यंत्र करके, फिर भी इनके सपने में हेमंत सोरेन जी आते हैं। मैंने आप लोग मिस नहीं करते हैं? मिस, मैंने पूरी बात तो सुनिए, जल्दी बात पूरी कर सर, समय बहुत नहीं, पूरी बात सुनना पड़ेगा। बिल्कुल सुन रहा हूं सर, जल्दी केवल क्यों भारतीय जनता पार्टी मिस कर रही है? आज भी इनके सपने में आते हैं, और आज भी इनके सपने में हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लगते हैं। ये जो 65 पार का नारा लेकर के आए थे, ये ठीक उसी तरीके से 400 पार का नारा लग रहे हैं। ना 65 हुआ ना 400 होगा। और हेमंत सोरेन जी की आवाज को बंद करने का काम किया इन्होंने, लेकिन वो एक एक झारखंड के लोगों के दिलों में बस चुके हैं, और उसको कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। और ये चुनाव भी उनके नेतृत्व में हम लड़ेंगे, वो चाहे जहां भी रहें। चलिए, चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। ऋषिकेश, जल्दी बात पूरी करें। जेल से चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली की सरकार जेल में बैठी हुई है। अभिषेक, इस बार चुनाव जनता लड़ेगी। अच्छा। और ये बताएगी कि जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे झारखंड के, जो जनता का काम कर रहे थे, आवास दे रहे थे, पेंशन दे रहे थे, छात्रों की छात्रवृत्ति दे रहे थे, उनको जेल में डाल दिया, तो जनता जवाब देगी कि काम करने वाला जो पूर्व मुख्यमंत्री था, उसके कामों को सराह करके और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे हम लोग। और 14 का 14 सीट पर इनको मात खाना पड़ेगा। आप लोहरदगा पर तंज हो रहा था, लोहरदगा पर तंज हो रहा था। कांग्रेस और जेएमएम को एक जगह लड़ाने की कोशिश हो रही थी। मैं सुन लीजिए, लेकिन गांडे विधानसभा में जो प्रत्याशी इन्होंने उतारने का काम किया है, इनके घटक दल आजसू ने असहमति जताई है। इस पर सवाल ले लीजिए और उनसे 30 सेकंड उनको दीजिए एक्स्ट्रा। इसी प्रतुल जी जवाब दे देंगे। प्रतुल जी, सुन लिया आपने? अंतिम जो भी आज का आपका डिबेट का पार्ट है बता दें, संभव हो तो गांडे को भी शामिल कर शामिल करिए। आपके आंसू वहां पे आपने उसको विरोध किया है आपका। मैं लोकसभा चुनाव में तो विधानसभा आ गया, फिर भी आप क्वेश्चन होता है ना। बिल्कुल जवाब दे दें प्रतुल जी। तनुज, मैं बिल्कुल शामिल करूंगा इस जवाब में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे भी एक प्रश्न करना चाहूंगा कि आपके बगल में बैठकर उन्होंने, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मात्र 30 सेकंड कर लीजिएगा, मेरे पास वक्त की कमी है, 30 सेकंड है बस। प्रतुल जी जल्दी। अब तो अब हेमंत सोरेन जी के राजपाट को याद करके हमें डरावने सपने जरूर आते हैं। 70,000 करोड़ का घपला घोटाला, महिला उत्पीड़न की घटनाएं चरम पर, जिस तरीके से हत्या, बलात्कार, स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन, ये सब डरावने सपने तो हेमंत सरकार के राजपाट के हमें आते रहेंगे। और जहां तक 14 सीटों की बात है, तो ये शायद हमारी बात कर लेते हैं। हर जगह महिलाओं पर अत्याचार, मणिपुर ऊपर आ गए महिलाओं के। मैं बार बार दोहरा रहा था, वक्त की कमी है मेरे साथ, वक्त की वास्तव में कमी है, क्योंकि चुनाव नजदीक आ गए हैं। हमारे प्रवक्ता है, सभी राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, उन लोगों की अपनी व्यस्तताएं हैं, चैनल की अपनी व्यस्तताएं, निश्चित तौर पर वक्त की पाबंदी है। लेकिन दर्शकों को बता दूं, हेमंत सोरेन के खिलाफ 5500 पन्नों का चार्जशीट आज दाखिल हुआ है। गहरे फंसते नजर आ रहे हैं। जिस जमीन का मामला 8.46 एकड़ जमीन है बड़गांव की, उस जमीन से रिलेटेड, उस जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाया जाना था, उसका नक्शा भी मिला है, हेमंत सोरेन के मोबाइल से भी मिल गया है, माफ कीजिएगा विनोद सिंह के मोबाइल से मिला, और चेक भेजा गया है हेमंत सोरेन के मोबाइल पर। हेमंत सोरेन का मोबाइल मिला है या नहीं मिला, यह ईडी की चार्जशीट को पढ़ने के बाद पता चल पाएगा। बहरहाल, हम सबसे पहले धन्यवाद देते हैं अपने अतिथियों का। हम धन्यवाद देते हैं झामुमो से हमारे साथ डॉक्टर तनुज खत्री जुड़े थे, तनुज जी धन्यवाद आपका। कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह जी जुड़े थे, ऋषिकेश जी धन्यवाद है आपका। भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी जुड़े थे, प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।